सन्तुष्टः सततं योगी यतात्मा दृढनिश्चयः मय्यर्पितमनो बुद्धिः यो मद्भक्तः स मे प्रियः। नमस्कार, एक बार फिर से उपस्थित हूँ आप सबके सामने सोमवार के बाद मंगलवार के कार्यक्रम में। दो ऐसे ग्रह जो व्यक्ति को इंटेलिजेंट बनाते हैं, मतलब बुद्धिमान बनाते हैं, ये कौन कौन है? वस्तुतः बुध विद्वता का कारक होता है और व्यक्ति को बुद्धिमान बनाता है, और उसमें सहयोग चंद्रमा का होता है, क्योंकि वो मन है। और जब तक वो स्थिर नहीं रहा या इन दोनों ग्रहों का संबंध अगर अच्छा नहीं रहा तो कुंडली मानसिक रूप से और भी थोड़ी पीड़ित हो जाती है। शुरू करते हैं आज का कार्यक्रम। कहीं नहीं जाना है। आपकी कुंडली में चंद्रमा और बुध का संबंध कैसा है, आज इसकी पड़ताल करते हैं। बने रहिएगा कार्यक्रम के अंतिम हिस्से तक। कहीं नहीं जाना है। कार्यक्रम के आरंभ में बोले गए गीता जी के श्लोक का अर्थ भी बताने वाला हूं। प्रत्येक दिन का कार्यक्रम अवश्य देखा करिए, और कार्यक्रम देखने के बाद कुछ लिखो न लिखो, जय श्री कृष्णा अवश्य लिख दीजिएगा। आइए, मैं आपको अब यहाँ पे चंद्रमा और बुध के संबंधों को लेकर के बता दूं। यहाँ चंद्रमा आपकी कुंडली में कहीं भी बैठे हों, जिस भी भाव में बैठे हैं, वहां से आपको ये देखना है कि आपकी कुंडली में बुध कहाँ बैठे हैं। जैसे अगर चंद्रमा और बुध एक साथ ही बैठे होंगे तो निश्चित रूप से ये निर्णय बहुत ही ज्यादा अच्छा हो जाएगा, और व्यक्ति को सुमधुर, संस्कृति से युक्त, सभ्यता का पालन करने वाला, चंचल मानसिकता और एक जगह पर टिक करके न रहने वाला, ऐसे कुछ कमजोरी के साथ व्यक्ति के जीवन को आगे बढ़ा देता है। चंद्रमा जहां बैठे हैं, अगर वहां से एक घर आगे बुध बैठे हैं तो ये धनदायक योग होगा। मतलब व्यक्ति की कुंडली में चंद्रमा और बुध की दशा धन देने वाली हो सकती है, या ऐसे भी व्यक्ति को धन मिलता रहता है। लेकिन ठीक चंद्रमा के पीछे बुध का होना अशुभ होता है, अच्छा नहीं होता। मतलब आपको अपने तब मेंटल लेवल पे काम करने की आवश्यकता होगी, सूक्ष्मतर दृष्टि से अपने जीवन की गति को समझने की आवश्यकता होगी। ज्योतिष जो तथ्य है और जो प्रस्तुत करता है वो बहुत एकदम छोटे लेवल पे जाकर के व्यक्ति के स्वभाव और उसके गुण गण से उसका परिचय कराता है। और निश्चित रूप से इस विधा के बारे में कोई वो नहीं जान सकता जो अपने जीवन को सूक्ष्मतया नहीं देखना चाहता है। विचार की बात है, क्योंकि आप जब तक बहुत ही गंभीरता से एक जगह स्थिर होकर के, अब सड़क जो है वो, जैसे आप एक उदाहरण स्वरूप समझ लीजिए बात कि रेलगाड़ी कौन सी अच्छी है? जो बस उस पर बैठो तो अपना पूरा वो दाम वसूलवा दे। मतलब आपको वो भरपूर एक एक स्टेशन पे एक एक घंटे रोकती चले, ताकि आपको कुछ सामान भी खरीदना हो और कुछ घूमना भी हो तो आपको ये बात निश्चिंतता से पता है कि चलो ट्रेन तो अभी निकलने वाली नहीं है। निश्चित रूप से आपके लक्ष्य तक वो आपको देर तक पहुंचाएगी, पर समाज का दर्शन भी कराते हुए जा रही है, तो ये भी तो एक अलग बात है। हालांकि इसको हास्यास्पद रूप से देखा जा सकता है। पर चंद्रमा का द्वितीय भाव से अगर संबंध 12वें का बन जाए, जैसे चंद्रमा यहाँ बैठे और बुध पीछे बैठ जाए, तो फिर आपके निर्णय लेने की क्षमता को वो प्रभावित करते हैं, और व्यक्ति को एक जगह टिक करके काम करने में दिक्कत होती है। और कई बार उसको ये बार बार ये बात उसको एहसास होगा कि नहीं, मैं कुछ अच्छा नहीं हूं, मुझे और भी चीज की आवश्यकता है, और उसकी कमजोरी उसको हमेशा बेवजह के भी कुचक्रों में पड़ करके उसका नुकसान करवा देती है। कई बार आप जानते हैं कि आपकी कमजोरी क्या है, पर आप उसको भी छुपा करके, उस पर मजबूती करके, किसी भी तरीके से उसको दबा करके अपना जो है वो मजबूत पक्ष लोगों को दिखाते हैं, और ये अच्छी बात है प्रोफेशनली। लेकिन वही जब आपको इतना परेशान करने लगे कि फिर आपकी कमजोरी ही आपकी सबसे बड़ी जो है वो दुश्मन बन जाती है, तो वो तो होती ही है वैसे दुश्मन, पर फिर भी उस पर कैसे आपको विजेता बनना है, ये आपको इसमें मशक्कत करवाने लगते हैं। मतलब आपको आपकी कमजोरी आपको दबाने लगती है, फिर दूसरा वहां दबाए न दबाए, आप स्वतः ही अपनी जंग हार जाते हैं। चंद्रमा से 3 घर आगे बुध का बैठना अच्छा माना जाएगा, और ये निश्चित रूप से अशुभ परिणाम नहीं देते, और चौथे भाव में ये अशुभ हो जाते हैं। मतलब सामान्यतया ये अच्छे नहीं होते। मैंने ये बात कई बार कार्यक्रम में भी कुंडली विश्लेषण में कहा है कि चंद्रमा से बुध का चौथे घर में जाना निर्णय लेने की क्षमता को प्रभावित और कमजोर करते हैं, और कई बार
जातक को मानसिक रूप से अनस्टेबल बना देते हैं। वहीं चंद्रमा से बुध अगर यहां चले जाएंगे, मतलब बुध और चंद्रमा का संबंध, चंद्रमा आगे हो, बुध 10 घर पीछे हो, मतलब चंद्रमा से गिनने पर बुध यहां बैठे हो, यहां आगे बैठेंगे चंद्रमा से तो ये कमजोर होगा। लेकिन चंद्रमा से 10 घर पीछे अगर बुध हो और बुध से 4 घर आगे चंद्रमा हो तो इससे व्यक्ति के बहुत सारे अंदर, व्यक्ति के अंदर सद्गुणों का विकास होता है और वो उसके लिए इतना ज़्यादा लाभदायक और फायदेमंद हो जाते हैं जहां वो कई तरीके से अपने आप को बहुत ही मजबूती से समाज के सामने प्रस्तुत करता है, या ये कह सकते हैं कि उसकी कोई भी कमजोरी उसका कुछ भी बिगाड़ नहीं पाती है। क्लियर है? अगर 5वें बैठेंगे तो बहुत अच्छा होगा। ये धन से, संपत्ति से, संतान से, पुत्र से, पुत्री से, सुख से, सौख्य से, प्रभाव से, यश से, कीर्ति से, सम्मान से, पद से, प्रतिष्ठा से, गौरव से, अनुकूलता से, प्रतिकूलता से बचाने वाले और बहुत ही बेहतर परिणाम देने वाले होते हैं। और वही बात अगर 9वें भाव की यहां बन जाए, जैसे चंद्रमा अगर से बुध 5 घर आगे और चंद्रमा से 9 घर आगे बुध हो जाए तो ये बात कई बार गड़बड़ी पैदा करने वाली हो जाती है, मतलब वो चीजें उलट जाती है। यहां जो आपको दे रहे थे यहां वो थोड़े कमजोर करने वाले बन जाएंगे। हालांकि बुध अगर जन्म कुंडली में अच्छे भाव के अधिपति होकर के बैठेंगे तो यकीनन ये ऐसा नहीं होगा और निश्चित रूप से ये बात तब विचारणीय होगी। उसमें आपको बहुत सारी चीजों का अध्ययन करना होगा, तब जाकर के आप इस वाले फलादेश का उल्टा यहां होगा। यहां 6वें भाव में बहुत अच्छा, साहसिक और निश्चित रूप से प्रतिक्रिया जल्दबाजी से युक्त होकर के, चाहे जैसा भी देना हो परिस्थिति के हिसाब से संतुलन बना करके, और उसकी कमजोरी कभी भी उसकी कमजोरी नहीं होती, वो निश्चित रूप से हमेशा ही साहसिक कार्यों को करने वाला होता है। ये चंद्रमा से बुध का संबंध यहाँ पे कुछ कुछ अशुभ परिणामों को भी दिखाने वाले हो जाएंगे, लेकिन बहुत ज्यादा लाभ जातक के पक्ष में रहता है। और यहाँ 6 घर आगे और यहाँ से अगर आप 8वें घर में जाएंगे, जैसे यहाँ से 9 घर हो गया, यहाँ पे आ जाए तो ये बात थोड़ी गड़बड़ वाली हो जाती है। मतलब चंद्रमा से 8वें घर में बुध का जाना थोड़ी बहुत समस्याओं को दिखाने वाला हो जाएगा, जहां कई बार स्वास्थ्य से संबंधित समस्या भी देखने को मिल जाती है। अब यहीं 7वें बैठ जाएं तो ये बहुत अच्छा नहीं होगा। अब ये आमने सामने पड़ जाएंगे तो फिर ये वही वाली बात हो जाएगी, यहाँ 4थे केंद्र में, यहाँ 7वें केंद्र में, मतलब इन दोनों का एक दूसरे से केंद्र में होना अपरिपक्वता की पहचान बनाने लगती है, या कई बार व्यक्ति को कमजोर समझा जाता है। उसके निर्णय से कई लोग जो है वो इत्तेफाक नहीं रखते, उसके निर्णय से कई बार लोग जो होते हैं वो प्रभावित नहीं होते, उसके वाक चातुर्य से कई बार लोग प्रभावित नहीं होते। मतलब आपको इस चीज पे काम करने की आवश्यकता महसूस कर लेनी चाहिए आपको, कि आप कैसे भी किसी चीज को इंट्रोड्यूस करेंगे, कैसे किसी चीज का जो है वो इंफॉर्मेशन देंगे, इकट्ठा कैसे करेंगे, अपने आप को और भी ज्यादा कैसे अपने बॉस के प्रति, अपने कलीग के प्रति, अपने छोटा जो समाज है, जो बड़ा समाज है, उसमें कैसे उपस्थित अपने आप को करेंगे कि आपकी जय जयकार हो। चंद्रमा और बुध का संबंध बहुत ज्यादा मायने रखता है। वैसे 2 कुंडलियों में जब किसी भी ग्रह की बात होती है तो 2 ग्रहों का एक दूसरे के साथ जो संबंध होता है वो बड़ा मायने रखता है। कोई भी ग्रह अकेले कभी भी परिणाम नहीं करता। सबसे पहले भाव से, उसके बाद राशि से, उसके बाद उसको देखने वाले ग्रह से, उसके बाद वो किस भाव का अधिपति है उससे, उसके बाद वो किसको देख रहा है उससे, और चंद्रमा के साथ उसके संबंध कैसे हैं, लग्नेश के साथ उसके संबंध कैसे हैं, दशा के अधिपति के साथ उसका संबंध कैसा है। इतनी सारी चीजें और भी बहुत सारी चीजें नवांश में, दशमांश में, बाकी के अन्य चार्ट में, इन सबका निचोड़ जब एक प्राप्त हो जाए तब आपको किसी एक कुंडली पे बोलने का दे। और जितनी जल्दी आप ये इन चीजों का दर्शन कर लेते हैं उतना ही आप परिपक्व होते जाते हैं, उतनी ही आपकी जो धार है वो तीव्र और प्रखर होती जाती है। तो ऐसे इन चीजों को समझने की आवश्यकता है कि आपकी कुंडली का चंद्रमा आपके भाव से, मतलब जहां वो बैठा है वहां से कहां बुध बैठे हैं, तो यहां अच्छा, यहां भी अच्छा, यहां कमजोर, यहां अच्छा, यहां भी अच्छा, यहां कमजोर। अब यहां पे अच्छा नहीं, यहां पे उल्टा अच्छा नहीं, यहां पे बहुत अच्छा, यहां पे बहुत लाभदायक, और यहां तो ठीक होता ही नहीं है। ऐसे अगर चंद्रमा का संबंध बन रहा हो तो ऐसे आपको फलादेश करना चाहिए। ये चंद्रमा से बुध का संबंध है। चंद्रमा से गुरु का भी संबंध बता दूंगा। आइए अब गीता जी के श्लोक का अर्थ बता देता हूं। गीता जी के 12वें अध्याय के 14वें श्लोक में भगवान ने बात कही है, जो अपने शरीर को नियंत्रण में रखा है, जिसने अपने मन को नियंत्रित करने का प्रयास भी किया है, जिसने अपने प्रभावों को बहुत ज्यादा किसी दूसरे के ऊपर बिखेरने का प्रयास नहीं किया है,
जिसने हमेशा ही ग्रंथों को अपने जीवन में और उनमें कही गई बातों को उतारने में अपने आप को प्रतिबद्धता से, अपने आप को मजबूती से संलग्न करके रखा है, जो मुझ में ही, मेरे ही भक्ति में डूबा हुआ है, जो रस से युक्त जीवन जीता है। और रस कहाँ है? जो रसों का भंडार है। और वो कौन है? वो मैं। जैसे बहुत मीठी चीज, तो बहुत मीठी चीज कौन है? परमात्मा के गीत, परमात्मा का गुण और उनके गुण का गुणगान करना। तो ये जो बात होती है, और जिसमें भी ये सारी चीजें देखने को मिलती हैं, और भी बहुत सारी चीजें आप जो अच्छाई के तौर पे जोड़ सकते हैं, जैसे सुख और दुख में एक जैसा रहना, प्राप्त और अप्राप्त की स्थिति में एक जैसा रहना, किसी से बहुत ज्यादा जो है वो घोलमोल ना करना। ये नहीं कि बहुत ज्यादा उलझे हुए हैं, बहुत सारा झोलमोल बना करके रखा है, बहुत सारे लोगों को अपने पास बिठा करके उनसे जो है वो चिपक करके बैठे हैं। जैसे बच्चा क्या होता है, आप जब ठंड की बात करें तो ठंड के मौसम में रजाई भी डालेंगे और आसपास 4 लोगों को बिठा देंगे, और अगर कस के बन पड़े ठंडी की स्थिति तो वहां पे आग भी जला देंगे। तो ये जो है वो ठंड क्या है? ठंड में व्यक्ति को आलस्य हो, प्रमाद हो, उद्देश्यहीन हो जाता है, और उसका ही काम वो कल पर टालता रहता है। यही ठंड है। और ये ठंड क्या है? आपको रजाई से निकलने नहीं देता और बिस्तर पे पड़े पड़े आपको सोचवाता रहता है। तो ये ठंड जो है वो यही है आपके जीवन का, ये चिपकना है ना, यही ठंड है। इससे बचना होगा। कुछ इसी तरीके से आज के कार्यक्रम का समापन करते हैं। तब तक के लिए इजाजत दीजिए। कल एक बार फिर से उपस्थित होंगे आप सबके सामने। तब तक के लिए बहुत बहुत नमस्कार।